वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग पूर्व मध्य के काल को पढ़ रहे थे, जिसमें चोल वंश को पढ़ रहे थे। और चोल वंश में चोल कालीन समाज, राजनीति, प्रशासन, धर्म, शिक्षा, साहित्य, कला और संस्कृति के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में इसे हम लोगों ने कुछ चीजों को देखा और उसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसी फैक्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए उसे आगे बढ़ाते हैं। चोल कालीन सामाजिक जीवन में यद्यपि ब्राह्मणों को अधिक अधिकार प्राप्त और अन्य वर्गों में अपना पार्थक्य के प्रदर्शन हेतु उनके द्वारा अपनी अलग बस्ती का निर्माण, फिर भी विभिन्न वर्गों के परस्पर संबंध कटु नहीं। तो चोल काल में जो सामाजिक जीवन था उनमें ब्राह्मणों को अधिक अधिकार प्राप्त था और अन्य वर्गों में अपना पार्थक्य के प्रदर्शन हेतु उनके द्वारा अपनी अलग बस्ती का निर्माण किया गया था। लेकिन विभिन्न वर्गों के परस्पर संबंध कभी भी कटु नहीं हुए, एक दूसरे के विरोधी नहीं हुए। अर्थात अलग अलग बस्तियों में रहने के बावजूद भी ये सभी वर्ग एक दूसरे के प्रति सामंजस्य का भाव रखें। तो चोल कालीन सामाजिक जीवन में यद्यपि ब्राह्मणों को अधिक अधिकार प्राप्त और अन्य वर्गों में अपना पार्थक्य के प्रदर्शन हेतु उनके द्वारा अपनी अलग बस्ती का निर्माण, फिर भी विभिन्न वर्गों के परस्पर जो संबंध थे वे कटु नहीं थे। सामाजिक व्यवस्था धर्मशास्त्र के आदेशों एवं आदर्शों के अनुकूल। तो जो चोल काल था उसमें जो सामाजिक व्यवस्था था तो वह धर्मशास्त्र के आदेशों और आदर्शों के अनुकूल था। अर्थात चोल कालीन जो समाज था वह धर्मशास्त्र और धार्मिक आदर्शों के आदेश पर चलता था। अर्थात जो धर्मशास्त्र कहता था तो उसी धर्मशास्त्र के अनुसार ये चोल कालीन सामाजिक व्यवस्था कार्य करता था। तो सामाजिक व्यवस्था धर्मशास्त्र के आदेशों एवं आदर्शों के अनुकूल था। चोल काल में कुलोत्तुंग प्रथम के शासन काल में एक गांव के भट्टों द्वारा शास्त्रों का अध्ययन कर रथकार नाम की अनुलोम जाति के लिए सम्मत जीविकाओं का निर्देश। तो कुलोत्तुंग प्रथम के शासन काल में एक गांव के भट्टों ने, भट्ट एक जाति होती है, तो उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन करके रथकार नाम की एक अनुलोम जाति के लिए समस्त जीविकाओं का निर्देश दिया। तो अनुलोम जाति यानी कि जो निचली जाति होते हैं, तो उसी जाति का एक समुदाय था रथकार। तो कुलोत्तुंग प्रथम के शासन काल में एक गांव के भट्टों द्वारा शास्त्रों का अध्ययन कर रथकार नाम की अनुलोम जाति के लिए सम्मत जीविकाओं का निर्देश दिया गया। चोल काल में उद्योग और व्यवसाय में लगे सामाजिक वर्ग का विभाजन दो वर्गों में, बलंगय तथा इडंगय। तो चोल काल में जो उद्योग और व्यवसाय में जो लोग शामिल थे, तो उस समाज का विभाजन दो हिस्सों में हुआ। एक को वलंगय कहा गया और दूसरे को इडंगय कहा गया। अर्थात जो व्यवसायी समाज था वह दो हिस्सों में बटा था चोल काल में, वलंगय और इडंगय। वलंगय यानी कि जो आंतरिक व्यापार करते थे, इडंगय जो बाहरी व्यापार करते थे, अर्थात जो विदेशी व्यापार करते थे भारत से बाहर। चोल काल में स्त्रियों पर सामाजिक जीवन में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं, वे संपत्ति की स्वामिनी। तो चोल काल में जो सामाजिक जीवन था उनमें स्त्रियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था, वे संपत्ति की स्वामिनी होती थी। अर्थात चोल काल में जो संपत्ति होती थी उसकी सारी स्वामिनी कौन होती थी? उस पर तो ये स्त्रियां होती थी, जो घर की गृहिणियां होती थी।
याद रखेंगे। तो स्त्रियों पर सामाजिक जीवन में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। वे संपत्ति की स्वामिनी होती थी, अर्थात सारी संपत्ति की देखरेख और जिम्मेदारी स्त्रियों के हाथों में होती थी। उच्च वर्ग के पुरुषों में बहु विवाह का प्रचलन, साथ ही सती प्रथा का भी विचार। तो जो उच्च वर्ग के पुरुष होते थे चोल काल में, तो उनमें बहु विवाह का प्रचलन था, अर्थात बहुओं की विवाह वे कर सकते थे, और साथ ही साथ सती प्रथा का भी प्रचार हुआ था। तो चोल काल में जो उच्च वर्ग होते थे उनमें बहु विवाह का प्रचलन था, बहुत सारे विवाह कर सकते थे, और साथ ही साथ सती प्रथा का भी प्रचार हुआ था। मंदिरों में गुणशीलता देवदासियों का निवास। हमने बताया था देवदासियां महिलाओं को मंदिरों में इकट्ठा करके रखा जाता था। वे मुख्यतः निम्न जातियों की स्त्रियां होती थीं और उन्हें मंदिरों में दिया जलाने के लिए उनको रखा जाता था। उत्सवों पर नृत्य एवं गान करती थी, उन्हें देवदासियां कहते थे। तो मंदिरों में गुणशीला देवदासियों का निवास स्थल था। समाज में दास प्रथा का प्रचलन, दासों की कई कोटियां। तो चोलकालीन समाज में दास प्रथा का प्रचलन था, गुलाम बनाने की प्रथा का प्रचलन था, और दासों की कई कोटियां थी, अर्थात अलग अलग प्रकार की कई कोटि थी, कई दास थे। याद रखेंगे। आर्थिक जीवन का आधार कृषि, भूमि का स्वामित्व, समाज में सम्मान की बात। तो चोल काल में आर्थिक जीवन का आधार क्या था? तो वह कृषि था, एग्रीकल्चर था, और भूमि का स्वामित्व समाज में सम्मान की बात था, अर्थात जिसके पास भूमि होती थी उसे ज्यादा समाज में ज्यादा सम्मान मिलता था। तो समाज आर्थिक जीवन का आधार क्या था चोल काल में? तो वह कृषि था, और भूमि का स्वामित्व समाज में एक सम्मान की बात थी। कृषि के अतिरिक्त पशुपालन, स्वर्णकार, धातुकार और जुलाहों की कला उन्नत दशा में। तो कृषि के अतिरिक्त चोल काल में पशुपालन अर्थात मवेशी को पालना, स्वर्णकार अर्थात सुनारगिरी, धातुकार अर्थात धातु का निर्माण। हमने बताया था सबसे ज्यादा जो मंदिर बनते थे उनकी मूर्ति कांसे की मूर्ति होती थी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि चोल काल में कांसा अर्थात धातुओं का विकास बहुतायत मात्रा में हुआ। तो कृषि के अतिरिक्त पशुपालन, स्वर्णकार, धातुकार और जुलाहों अर्थात जो जुल्हे होते हैं, जो रुई धुनते हैं, तो उनकी कला भी उन्नत दशा में थी। ये छाता भी बुनते हैं। व्यापारियों की अनेक श्रेणियां जिनका संगठन विस्तृत क्षेत्र में कार्यरत, नाना देश तिसैया इर्तु एजुरुवर, व्यापारियों की एक विशाल श्रेणी जिनका व्यापार वर्मा और सुमात्रा तक। तो याद रखेंगे व्यापारियों की कई श्रेणियां होती थीं जिनका संगठन विस्तृत क्षेत्र में कार्यरत होते थे। नाना देश तिसैया इरतु एजुरुवर, यह व्यापारियों की विशाल श्रेणी थी जिनका व्यापार बर्मा और सुमात्रा तक था। हमने बताया था कि यह जो द्वीप है सुमात्रा, जावा, ये सभी इंडोनेशिया में पड़ते हैं। तो राजेंद्र प्रथम इन सभी द्वीपों पर विजय प्राप्त कर चुका था और इसके बाद यहां से व्यापार प्रारंभ हो गया। तो याद रखेंगे कि ये सभी क्या थे? तो व्यापारियों की विशाल श्रेणी थी और इनका व्यापार बर्मा और सुमात्रा तक था। तो व्यापारियों की अनेक श्रेणियां होती थी जिनका संगठन विस्तृत क्षेत्र में कार्यरत होता था। नाना देश तिसैया इर्तु एंजुरुवर, व्यापारियों की एक विशाल श्रेणी थी जिनका व्यापार जो था वह वर्मा, जिसे वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, तो बर्मा और सुमात्रा द्वीप तक थी। तमिल राज्य में पूर्व युग के तमिल धार्मिक पद की पूजा वेद के जैसे और उनके रचयिता की पूजा देवता के स्वरूप।
तो तमिल राज्य में जो पूर्व युग के जो तमिल धार्मिक पद होते थे उनकी पूजा वेद की तरह होती थी और उनके रचनाकारों की पूजा देवता की तरह होती थी, याद रखेंगे। तो तमिल राज्य में पूर्व युग के तमिल धार्मिक पद की पूजा वेद के जैसे और उनके रचयिता की पूजा देवता के स्वरूप। नंबी अंडार नंबी के द्वारा सर्वप्रथम राज प्रथम के शासन काल में शैव धर्म ग्रंथों का संकलन, तो नंबी अंडार नंबी के द्वारा सबसे पहले राज प्रथम के शासन काल में शैव धर्म ग्रंथों का संकलन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा सबसे पहले चोल काल में शैव धर्म का संकलन हुआ, तो सबसे पहले नंबी अंडार नंबी के द्वारा। किसके समय? तो चोल कालीन शासक राज प्रथम के समय। वैष्णव धर्म ग्रंथों का संकलन नाथ मुनि के द्वारा, इनके द्वारा भक्ति मार्ग का दार्शनिक समर्थन प्राप्त। तो वैष्णव धर्म ग्रंथों का संकलन किसके द्वारा हुआ? तो नाथ मुनि के द्वारा हुआ और इन्होंने भक्ति मार्ग के दार्शनिक समर्थन को प्राप्त किया। तो याद रखेंगे, इन्होंने भक्ति मार्ग का दार्शनिक समर्थन प्राप्त किया कि किसने? तो नाथ मुनि ने, जो कि वैष्णव आचार्य थे और इन्होंने सबसे पहले वैष्णव धर्म ग्रंथ का संकलन किया। किस समय में किया? तो तमिल काल में, चोल काल में। वैष्णव आचार्यों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान आलावनदार अथवा यमुनाचार्य का। तो यमुना हमने बताया था अलवार और नयनार। तो अलवार जो थे वे शैव के उपासक होते थे, तो उन्हीं के सबसे महत्वपूर्ण आचार्य थे जिनका नाम था वैष्णव आचार्य थे। तो आलावनदार जिसे यमुनाचार्य भी कहा जाता है, तो वैष्णव आचार्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका था चोल कालीन इतिहास में? तो आलावनदार अथवा यमुनाचार्य का। रामानुज जो कि प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे, इनके द्वारा विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन। तो चोल काल से संबंधित थे रामानुज और ये प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे। तो इन्होंने विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन का प्रतिपादन किया, मंदिरों की पूजा विधि में सुधार किया तथा कुछ मंदिरों में वर्ष के एक दिन अंतजों के प्रवेश की भी व्यवस्था की। अंतजों का मतलब होता है निम्न जाति, निचली जाति। तो रामानुज जो कि प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे चोल काल में, उन्होंने विशिष्टाद्वैत नामक एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मंदिरों की पूजा विधि में सुधार किया और कुछ मंदिरों में प्रवेश के एक दिन अंतजों के लिए भी व्यवस्था की कि एक दिन जो निम्न जाति के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, भिखारी समुदाय के लोग हैं, वे वर्ष के एक दिन मंदिरों में प्रवेश कर सकते थे। किसने किया? तो रामानुज ने। ये प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे। शैवों में भक्ति मार्ग के अतिरिक्त विभत्स आचारों वाले कुछ संप्रदाय जैसे कि पाशुपत, कापालिक, कालामुख, जिनमें कुछ के द्वारा अस्तित्व की आराधना। तो शैव के जो भक्ति मार्ग के अतिरिक्त, शैव का मतलब होता है जो शिव के उपासक होते हैं, तो शैव के भक्ति मार्ग के अतिरिक्त विभत्स आचारों वाले कुछ संप्रदाय थे। ये शैव संप्रदाय थे। कौन कौन? तो पाशुपत, कापालिक और कालामुख, जिन्होंने स्त्रीत्व की आराधना शुरुआत की। स्त्रीत्व की अर्थात स्त्रियों की आराधना करने की शुरुआत की। चोल काल में देवी के उपासकों में अपना सिर काटने की प्रथा। तो चोल काल में देवी के उपासक देवी को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर काटकर भी चढ़ा देते थे। तो यह भी प्रथा थी चोल काल में। तो चोल काल में उपासकों में अपना सिर काटने की प्रथा थी। चोल काल में धार्मिक जीवन में मंदिरों का विशेष स्थान। छोटे या बड़े मंदिर चोल राज्य के प्रायः
सभी नगरों एवं गांवों में निर्माण। तो चोल काल में जो धार्मिक जीवन था उसमें मंदिरों का एक अलग स्थान था, विशेष स्थान था। और छोटे या बड़े मंदिर चोल राज्य के प्राय सभी नगरों एवं गांवों में निर्माण किए गए थे। तो चोल काल में धार्मिक जीवन में मंदिरों का विशेष स्थान, छोटे या बड़े मंदिर चोल राज्य के प्राय सभी नगरों एवं गांवों में निर्मित किए गए थे। मंदिर शिक्षा के केंद्र, त्योहारों, उत्सवों पर इनमें नाच गान, नाट्य और मनोरंजन का आयोजन भी मंदिरों में। तो जो मंदिर होते थे हमने बताया था वे शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र थे। मंदिरों में पेड़ के नीचे शिक्षा दी जाती थी और मंदिर में पूजा के अतिरिक्त जो धार्मिक अनुष्ठान कार्य होते थे वे मंदिर के बाहर वृक्ष के नीचे किए जाते थे। तो चोल काल में धार्मिक जीवन में मंदिरों का विशेष स्थान था, याद रखेंगे। और ये मंदिर शिक्षा के केंद्र होते थे। त्योहार और उत्सवों पर इनमें नाच गान होते थे, नाट्य होता था और मनोरंजन का भी आयोजन होता था, याद रखेंगे। मंदिरों के स्वामित्व में भूमि भी और कई कर्मचारी इसकी अधीनता में बैंक के कर्मी के रूप में। तो जो मंदिर के स्वामित्व होते थे, मंदिर में, मंदिर के प्रांगण में जो भूमि होती थी वह भी मंदिर का ही हिस्सा माना जाता था। तो उसमें कई कर्मचारी काम करते थे जो पैसे की लेन देन और वसूली करते थे। वसूली यानी कि मंदिर के निर्माण कार्य के लिए लोगों से पैसा लेते थे और जरूरी कार्य होने पर पैसा देते भी थे, अर्थात वे बैंक कर्मी की तरह कार्य करते थे, तो कैशियर की तरह। तो मंदिरों के स्वामित्व में भूमि भी होती थी और कई कर्मचारी इसकी अधीनता में बैंक के कर्मी के रूप में कार्य करते थे। कई उद्योगों एवं शिल्पों के व्यक्तियों को मंदिरों के कारण जीविका प्राप्त। तो मंदिरों के कारण चोल काल में कई उद्योगों एवं शिल्पों के व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था, याद रखेंगे। तो कई उद्योगों एवं शिल्पों के व्यक्तियों को मंदिरों के कारण जीविका प्राप्त होती थी। चोलों के मंदिर के शिखर स्तंभ छोटे और गोपुरम पर अत्यधिक अलंकरण। तो जो चोल मंदिर होते थे उनका शिखर स्तंभ छोटा होता था और गोपुरम पर सबसे अधिक अलंकरण होता था। गोपुरम का मतलब होता है इस प्रकार के मंदिर होते थे और ये जिसपे ये जो गुंबद बने होते थे इन्हें गोपुरम कहा जाता था और इस पर कई प्रकार के अलंकरण होते थे और ये जो स्तंभ होते थे उन्हें शिखर स्तंभ कहा जाता था। इनमें देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई होती थी, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं बृहदेश्वर मंदिर या नटराज की चिदंबरम का नटराज मंदिर। तो इसे गोपुरम कहा जाता है। यहाँ पर अलंकरण जो होता था वह काफी ज्यादा होता था और इनके शिखर स्तंभ छोटे होते जाते थे, याद रखेंगे। तो चोलों के मंदिर के शिखर स्तंभ छोटे और गोपुरम पर अधिक अलंकरण होता था। प्रारंभिक चोल मंदिर साधारण योजना की कृति, लेकिन साम्राज्य की शक्ति और साधनों की वृद्धि के साथ मंदिरों के आकार और प्रभाव में परिवर्तन। तो प्रारंभिक जो चोल मंदिर होते थे उनका निर्माण साधारण योजना के तहत होता था, लेकिन जैसे ही साम्राज्य की शक्ति और साधनों की वृद्धि हुई तो मंदिरों का आकार और प्रभाव दोनों में परिवर्तन आने लगा, दोनों में विकास होने लगा। तो प्रारंभिक चोल मंदिर साधारण योजना की कृति होती थी, लेकिन साम्राज्य की शक्ति और साधनों की वृद्धि के साथ मंदिरों के आकार और प्रभाव में भी परिवर्तन होने लगे। राज राजेश्वर मंदिर और राजेंद्र प्रथम के द्वारा निर्मित गंगईकोंड चोलपुरम में गंगईकोंड चोलेश्वर मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध। तो हमने बताया था कि चोल काल में राज राजेश्वर मंदिर जो कि बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है और इसकी रचना किसने की थी, तो राजा राज प्रथम ने। और दूसरा मंदिर था गंगईकोंड चोलपुरम जो कि राजेंद्र प्रथम ने उस शहर का निर्माण किया था।
तो उसी गंगईकोंड चोलपुरम में राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलेश्वर मंदिर का निर्माण किया और ये दोनों मंदिर चोल काल के मंदिरों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। और चिदंबरम का नटराज की जो मंदिर है, मूर्ति है, वह कांस्य की प्रतिमा के रूप में, धातु की प्रतिमा के रूप में सबसे अधिक फेमस हुआ। याद रखेंगे। शिव के दूसरे रूप ब्रह्मा, सप्तमातृका, लक्ष्मी तथा भूदेवी के साथ विष्णु अपने अनुचरों के साथ राम और सीता और शैव संत और कालिय दमन करते हुए कृष्ण की मूर्तियां भी उल्लेखनीय। तो शिव की मंदिर और मूर्ति तो बनाई ही जाती थी। चोल काल में शिव के दूसरे रूपों का भी निर्माण किया जाता था। ब्रह्मा, सप्तमातृका, लक्ष्मी, भूदेवी के साथ विष्णु, अपने अनुचरों के साथ राम और सीता, शैव संत और कालिया दमन करते हुए, कालिया नाग को मारा था कृष्ण ने, तो उसका दमन करते हुए कृष्ण की मूर्तियां भी इसमें इस चोल काल में उल्लेखनीय कृति है। तमिल साहित्य के इतिहास में चोल शासन काल को स्वर्ण युग की संज्ञा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था कि राजेंद्र तृतीय के शासन काल में बहुत महत्वपूर्ण साहित्य की रचना हुई थी, तमिल रामायण की कम्बन ने रचना किया था और उसका नाम था रामावतारम। तो इसी कारण उस समय को क्या कहा जा गया, तो साहित्य का, तमिल साहित्य का स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ तमिल लिटरेचर। तो चोल काल में जो तमिल साहित्य को क्या कहा गया, तो स्वर्ण युग की संज्ञा दिया गया। तमिल साहित्य के इतिहास में चोल शासन काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। चोल काल में प्रबंध साहित्य की रचना का प्रमुख रूप तथा दर्शन में शैव सिद्धांत के शास्त्रीय विवेचन का आरंभ। तो चोल काल में जो प्रबंध होता था, मैनेजमेंट होता था, वह साहित्य रचना का सबसे प्रमुख रूप होता था। और दर्शन में शैव सिद्धांत के शास्त्रीय विवेचन का भी आरंभ हुआ। तो चोल काल में प्रबंध साहित्य रचना का सबसे प्रमुख रूप होता था और दर्शन में शैव सिद्धांत के शास्त्रीय विवेचन का भी आरंभ हुआ। चोल काल में सेक्किलार का तिरुतोंडर पुराणम या पेरिये पुराणम एक युगांतकारी रचना। तो चोल काल में तिरुतोंडर, याद रखेंगे, तिरुतोंडर पुराणम या फिर उसे पेरिये पुराणम कहा जाता है, वह सेक्किलार के द्वारा रचित किया गया था, जो एक युगांतकारी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, यह पूछा गया है कि सेक्किलार के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, तो पेरिये पुराणम, जिसे तिरुतोंडर पुराणम भी कहते हैं। याद रखेंगे, जो एक युगांतकारी रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो यह तो था चोलकालीन समाज, राजनीति, प्रशासन, धर्म, शिक्षा, साहित्य, कला और संस्कृति का इस वीडियो का कुछ हिस्सा। कुछ समय के बाद इसका अगला हिस्सा देखेंगे और अमूमतः समाप्त हो जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग कुछ समय के बाद। सो वेलकम बैक अगेन। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग इस चोलकालीन समाज, राजनीति, प्रशासन, धर्म, शिक्षा, साहित्य, कला और संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं और उसे कंटिन्यू करते हैं। तो चोल राज्य में वैष्णव भक्ति, साहित्य और टीकाओं की भी रचना। तो चोल राज्य में वैष्णव भक्ति, साहित्य और टीकाओं की भी रचना हुई। टीका का मतलब होता है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप यानी कि किसी चीज पर जब टीका टिप्पणी की जाती है उसे भाष्य या टीका कहा जाता है। तो चोल राज्य में वैष्णव भक्ति, साहित्य और टीकाओं की भी रचना हुई। वैष्णव आचार्य नाथ मुनि, यमुनाचार्य और रामानुज द्वारा
प्रायः संस्कृत में ही रचना। तो वैष्णव आचार्य नाथ मुनि, यमुनाचार्य और रामानुज ने संस्कृत में ही रचना किया था, संस्कृत में ही अपनी कृति की रचना की थी। अपने ग्रंथों का निर्माण किसमें किया था? तो संस्कृत में। तो वैष्णव आचार्य नाथ मुनि, यमुनाचार्य और रामानुज द्वारा प्रायः संस्कृत में ही रचना। चोल राज्य में टीकाकारों के द्वारा संस्कृत शब्दों में आक्रांत मणि प्रवाल शैली का इस्तेमाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चोल राज्य में टीकाकारों ने अर्थात भाष्यकारों ने किसका इस्तेमाल किया? तो मणि प्रवाल शैली का इस्तेमाल किया। किस भाषा में? तो संस्कृत शब्दों में। तो चोल राज्य में टीकाकारों के द्वारा संस्कृत शब्दों में आक्रांत मणि प्रवाल शैली का इस्तेमाल किया गया, याद रखेंगे। रामानुज की प्रशंसा में रामानुजनु दादी नामक 100 पदों की रचना का निर्माण। तो रामानुज की प्रशंसा में 100 पदों की रचना वाला एक ग्रंथ की रचना की गई, जिसका नाम था रामानुजनुर दादी। तो रामानुजनुर दादी नामक एक ग्रंथ की रचना की गई जो रामानुज की प्रशंसा पर आधारित है। अर्थात इसमें वैष्णव आचार्य, जो सबसे पहले वैष्णव आचार्य थे चोल काल में, रामानुज, उनकी प्रशंसा की गई है। कितने पदों में? तो 100 पदों में। रामानुजनुर दादी जैन कवि तिरुक्तेवर द्वारा 10वीं शताब्दी में जीवक चिंतामणि की रचना। तो हमने बताया था कि जीवक चिंतामणि एक महाकाव्य था संगम युग और तमिल युग का। तो इसकी रचना किसने की थी? तिरुक्तेवर ने, हमने बताया था। लेकिन कब रचना की गई थी? तो 10वीं शताब्दी में। यह पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। तो जैन कवि तिरुक्तेवर के द्वारा 10वीं शताब्दी में जैन ग्रंथ जीवक चिंतामणि की रचना की गई, याद रखेंगे। तोलामली के द्वारा रचित सूलामणि की गणना तमिल के 5 लघु काव्यों में। तो तोलामली ने एक तमिल काव्य की रचना की जिसका नाम था सूलामणि, जो 5 लघु काव्यों में इसकी गिनती होती है। तो तमिल के 5 लघु काव्यों में एक महत्वपूर्ण काव्य था जिसका नाम है सूलामणि। वह किसके द्वारा रचित किया गया? तो वह तोलामली के द्वारा रचित किया गया था। तो तोलामली के द्वारा रचित सूलामणि की गणना तमिल के 5 लघु काव्यों में होती है। कल्लाडनार के कल्लाडम में प्रेम के विभिन्न दशाओं पर 100 पद। तो कल्लाडनार ने कल्लाडम में प्रेम की विभिन्न दशाओं पर 100 पदों की रचना की। तो याद रखेंगे, कल्लाडनार के द्वारा कल्लाडम नामक एक ग्रंथ की रचना की गई जिसमें उनके द्वारा प्रेम की विभिन्न दशाओं पर 100 पदों की रचना की गई, याद रखेंगे। राजकवि जयनगोंडा के द्वारा रचित कलिंग तुपर्णी में कुलोत्तुंग प्रथम के कलिंग युद्ध का वर्णन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह भी पूछा गया कि जयनगोंडा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो कलिंग तुपर्णी, और इसमें कुलोत्तुंग प्रथम के कलिंग विजय का वर्णन है। यह चोल कालीन राजकवि था, याद रखेंगे। चोल वंश का एक राजकवि था जयनगोंडा। उसने कलिंग तुपर्णी नामक एक ग्रंथ की रचना की जिसमें कुलोत्तुंग प्रथम के द्वारा विजित कलिंग का वर्णन है, कलिंग के युद्ध का वर्णन है पूर्वी चालुक्यों के साथ। राजकवि ओटुकुट्टन के द्वारा रचित अनेक कृतियों में सबसे उल्लेखनीय कुलोत्तुंग द्वितीय की बाल्यकाल पर एक पिल्लर तमिल और 3 चोल राजाओं पर उलाव। तो याद रखेंगे कि एक और राजकवि था ओटुकुट्टन। तो इसके बारे में हमने चर्चा भी किया था, जो त्रिरत्न कहे जाते थे। तो उसमें उसी त्रिरत्न का एक भाग था ओटुकुट्टन।
तो याद रखेंगे कि राजकवि ओटो कुटन के द्वारा रचित अनेक कृतियों में सबसे उल्लेखनीय कृति कौन था? तो कुलोत्तुंग द्वितीय के बाल्यकाल पर रचित पिल्लई तमिल और 3 चोल राजाओं पर रचित उला। तो राजकवि ओटो कुट्टन ने 3 चोल राजाओं पर उला नामक रचना की और कुलोत्तुंग द्वितीय के बचपन के समय पर एक ग्रंथ पिल्लई तमिल नामक ग्रंथ की रचना की, जो उसके द्वारा रचित अनेक ग्रंथों में सबसे उल्लेखनीय ग्रंथ थे। किसके? तो ओटो कुटन के, जो कि एक राजकवि था। किसी अज्ञात कवि के द्वारा रचित सुंदर कृति कुलोत्तुंग कोवै में कुलोत्तुंग द्वितीय के प्रारंभिक कृतियों का वर्णन। तो किसी अज्ञात कवि के द्वारा रचित सुंदर कृति जिसका नाम था कुलोत्तुंग कोवै, तो उसमें कुलोत्तुंग द्वितीय के प्रारंभिक कृतियों का वर्णन है, अर्थात कुलोत्तुंग द्वितीय के प्रारंभिक कार्यों का वर्णन है। किसमें? तो कुलोत्तुंग कोवै में, जिसकी रचना किसने की? तो इसके बारे में इतिहासकारों को पता नहीं। यह एक काफी सुंदर कृति है। जैन विद्वान अमित सागर के द्वारा छंद शास्त्र पर यापरुंगलम नाम के ग्रंथ और उसके एक संक्षिप्त रूप कारिगय की रचना। तो जैन विद्वान अमित सागर ने छंद शास्त्र पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसका नाम था यापरुंगलम, तो उसकी रचना की और उसका एक संक्षिप्त रूप कारिगय की भी रचना की। क्या नाम था? कारिगय। तो जैन विद्वान अमित सागर के द्वारा छंद शास्त्र पर यापरुंगलम नाम के ग्रंथ और उसके एक संक्षिप्त रूप कारिगय की रचना की गई। किसी बौद्ध कवि बुद्धमित्र के द्वारा व्याकरण पर वीरशैलियम नामक ग्रंथ की रचना। तो इसे अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि बौद्ध कवि बुद्धमित्र ने व्याकरण पर आधारित वीरशैलियम नामक ग्रंथ की रचना की थी। याद रखेंगे। किसी अज्ञात कवि के द्वारा दंडिन के काव्यादर्श पर रचित दंडियालंगामरम नामक ग्रंथ की रचना। तो किसी अज्ञात कवि ने दंडिन, वही दंडिन जिसने दशाव कुमार चरित की रचना की थी, तो दशाव कुमार चरित की रचनाकार दंडिन के काव्यादर्श पर एक रचना की गई जिसका नाम था दंडिये यलंगारम। तो दंडियालंगारम नामक ग्रंथ की रचना की गई जिसके कवि के बारे में इतिहासकारों को पता नहीं, अज्ञात कवि के द्वारा। चोल काल के कुछ अन्य व्याकरण ग्रंथ गुणवीर पंडित का नेमिनादम और वचनदिमालय, पौनांदी का नन्नूल तथा ऐनारी दिनार का पुरापोर रलेव नालंबालय। तो चोल काल के कुछ अन्य व्याकरण ग्रंथ हैं गुणवीर पंडित का नेमिनादम, उसके बाद वचनम दिमालय, ये दोनों गुणवीर पंडित के द्वारा लिखे गए। पौनांदी का नन्नूल, तो पौनांदी ने नन्नूल नामक ग्रंथ लिखा। ऐनारी दनार ने पुरप्पो रलवे नामबालय नामक एक ग्रंथ की रचना की। चोल काल में पिंगलम नामक एक कोश की रचना, व्याकरण कोश की भी रचना हुई जिसका नाम था पिंगलम। यह चोल काल में लिखित एक महत्वपूर्ण कोश थी। याद रखेंगे, यह भी पूछा गया फैक्ट है। तो चोल काल में पिंगलम नामक एक कोश की रचना की गई। चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार चोल नरेशों के द्वारा संस्कृत साहित्य और भाषा के अध्ययन के लिए विद्यालय, उस समय विद्यालय को ब्रह्मपुरी या घटिका कहा जाता था, का निर्माण एवं उसमें समुचित दान। तो चोल वंश के अभिलेखों से क्या पता चलता है कि चोल नरेशों ने संस्कृत साहित्य और भाषा के अध्ययन के लिए विद्यालय अर्थात ब्रह्मपुरी या फिर घटिका का निर्माण किया और उसमें समुचित दान भी दिया, उन विद्यालयों के विकास के लिए दान भी दिया।
चोलों का कुछ अभिलेख संस्कृत में जो शैली में तमिल अभिलेख से नीचे। तो चोलों का कुछ अभिलेख संस्कृत में भी है जो शैली में तमिल अभिलेख से भी नीचे है, अर्थात उसकी शैली तमिल अभिलेख से भी नीचे है। तो चोलों का कुछ अभिलेख संस्कृत में है जो तमिल अभिलेख से शैली में नीचे है, उसकी शैली तमिल अभिलेख से क्या है, नीचे है। चोल काल में वेंकट माधव का ऋग्वेद पर प्रसिद्ध भाष्य परांतक प्रथम के राज्यकाल की रचना। तो चोल काल में वेंकट माधव ने ऋग्वेद पर आधारित एक भाष्य की रचना की। किसके समय? तो परांतक प्रथम के शासन काल में। तो चोल काल में परांतक प्रथम के राज्यकाल में वेंकट माधव ने ऋग्वेद पर एक प्रसिद्ध भाष्य की रचना की, टीका की रचना की। केशव स्वामी द्वारा राजराज द्वितीय की आज्ञा पर नानार्थार्णव संक्षेप नामक कोश की रचना। तो केशव स्वामी ने राजराज द्वितीय की आज्ञा पर नानार्थार्णव संक्षेप नामक एक व्याकरण कोश की रचना की। नानार्थार्णव संक्षेप याद रखेंगे, किसने? तो केशव स्वामी ने। किसके आदेश पर? तो राजराज द्वितीय की आज्ञा पर। दारासुरम में ऐरातेश्वर मंदिर का निर्माण, यह पूछा गया है। हमने बताया था कि ऐरातेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर और उसके बाद नटराज मंदिर, ये तीनों, और गंगैकोंड चोलपुरम का गंगैकोंड चोलेश्वर मंदिर, ये सभी जो थे तंजौर के बेहतरीन मंदिरों में थे, चोलकालीन मंदिरों के सबसे उत्कृष्ट मंदिर थे। तो उसी में से ऐरातेश्वर मंदिर का निर्माण जो था वह कहां किया गया? तो दारासुरम में। जबकि तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया। नटराज मंदिर का निर्माण चिदम्बरम में किया गया, याद रखेंगे। टोलम टोली द्वारा सुलेमनी नामक ग्रंथ की रचना। तो टोलम टोली ने सुलेमनी नामक ग्रंथ की रचना की। किस समय? तो चोल काल में। चोल काल में टोलम टोली ने सुलेमनी नामक एक ग्रंथ की रचना की। अपराधियों के लिए दंड का प्रावधान, दंडित करके या संपत्ति जब्त करके। तो चोल काल में अपराधियों के लिए जो दंड का प्रावधान था उनको दंडित किया जाता था या फिर उनके संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था। तो चोल काल में दंड करने का प्रावधान था, उन्हें दंडित करके, अर्थात अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग दंड की व्यवस्था थी, और उनकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाता था। चोल साम्राज्य के निर्माताओं के द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों का उत्पादन। तो चोल साम्राज्य में निर्माताओं ने उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों का उत्पादन किया, याद रखेंगे। चोल काल में निर्यात होने वाली वस्तुएं धातु, मिट्टी के बर्तन, मसाले, कीमती पत्थर, मोती और हाथी दांत। तो चोल काल में कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात होता था, अर्थात बेचे जाते थे दूसरी जगह? तो वो थे धातु, खास करके कांसे की धातु की। हमने बताया था कि सबसे उत्कृष्ट मूर्ति जो थी वह नटराज की मूर्ति थी, जो कांस्य युगीन प्रतिमा की एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो चोल साम्राज्य के तो चोल काल में जो निर्यात होने वाली वस्तुएं थी वे धातु, मिट्टी के बर्तन, मसाले, कीमती पत्थर, मोती और हाथी दांत, यही चीजें संगम युग में भी निर्यात की जाती थी। चोल काल में राजा की उपाधियां त्रिलोक, चक्रवर्ती गिल और सम्राट। तो चोल काल में राजा को त्रिलोक कहा जाता था, चक्रवर्ती गिल कहा जाता था और फिर सम्राट कहा जाता था, याद रखेंगे। चोलकालीन शासकों का राज्याभिषेक स्थल तंजौर, गंगैकोंड चोलपुरम तथा चिदम्बरम। तो चोल काल में राजाओं का जो राज्याभिषेक होता था वह 3 जगहों पर होता था, तंजौर में, गंगैकोंड चोलपुरम में और फिर चिदम्बरम में, याद रखेंगे। मंदिरों में सम्राट की प्रतिमा की भी स्थापना और मृत्यु होने पर
देवता के रूप में पूजा। तो चोल काल में सम्राट की प्रतिमा की भी स्थापना की जाती थी जब उनकी मृत्यु हो जाती थी, और उसके बाद देवता की तरह उनकी पूजा की जाती थी उस प्रतिमा की। तो चोलकालीन समाज में जो चोलकालीन नरेश होते थे, सम्राट होते थे, तो उनकी मृत्यु पर उनकी प्रतिमा की स्थापना की जाती थी और उसके बाद देवता के स्वरूप उनकी पूजा की जाती थी। याद रखेंगे। तंजौर के मंदिरों का निर्माण परांतक द्वितीय और राजेंद्र प्रथम के द्वारा। तो तंजौर के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो परांतक द्वितीय और फिर राजेंद्र प्रथम के द्वारा। हमने बताया था कि राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंडचोलपुरम नामक नगर का स्थापना किया और उसे राजधानी बनाया और उसी राजधानी में गंगैकोंडचोलेश्वर मंदिर का निर्माण किया। याद रखेंगे। तो तंजौर के मंदिरों का निर्माण राजेंद्र प्रथम और परांतक द्वितीय के द्वारा, और राजराज प्रथम ने भी राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया। राज्य का प्रधान राजा तथा मंडलम का प्रधान राजकुमार। हमने बताया था कि राज्य सबसे प्रमुख केंद्र में होता था और उसका प्रधान राजा होता था और उसके अंदर में 6 मंडल होते थे और उसके प्रधान राजा के सबसे बड़े पुत्र राजकुमार होते थे। याद रखेंगे। नाडू की सभा में भू राजस्व वसूलने का काम नट्टार द्वारा। हमने बताया था नाडू अर्थात ग्राम, जो ग्राम के समूह होते थे उन्हें नाडू कहे जाते थे। तो उसमें भू राजस्व वसूलने का काम किसके द्वारा होता था? तो नाट्टार के द्वारा। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, जहां स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। हमने यह भी बताया था कि स्थानीय स्वशासन चोलकालीन प्रशासन की सबसे उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय उदाहरण थी कि चोलकालीन प्रशासन में जो स्थानीय स्वशासन की परंपरा थी वह इसके प्रशासन को काफी अलग बनाता है। तो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वह ग्राम कही जाती थी। हमने बताया था कि नाडू के बाद जो कौन था? तो ग्राम था। तो उस जहां स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी। वरिष्ठ ब्राह्मणों की संस्था ब्रह्म महासभा का अन्य नाम अग्रहार। याद रखेंगे। यह भी हमने बताया है कि वरिष्ठ ब्राह्मणों की संस्था को हम लोग क्या कहते थे? तो ब्रह्म महासभा। उसका एक और नाम था अग्रहार। तो वरिष्ठ ब्राह्मणों की संस्था ब्रह्म महासभा का अन्य नाम क्या था? तो अग्रहार। सबसे बड़ी सभा महासभा या पुरनगिरी कही जाती थी तथा इसके सदस्य क्या कहे जाते थे? तो पेरुकल, तथा इसके समिति के सदस्य वारियम पेरुकल कहे जाते थे। तो सबसे बड़ी सभा जो होती थी उसे महासभा या पुरनगिरी कहा जाता था तथा इसके सदस्यों को पेरुमक्कल और इसके समिति के जो सदस्य होते थे उसे वारियम पेरुकमल कहे जाते थे। जो पिछले 3 वर्षों से किसी समिति का सदस्य नहीं वही वारियम का सदस्य तथा इसका कार्यकाल 3 वर्ष। तो जो पिछले 3 वर्षों से किसी भी समिति का सदस्य नहीं होता था वही वारियम का सदस्य होता था। हमने बताया था कि चोल काल में एक वारियम व्यवस्था थी। पिछले वीडियो में हमने बताया था वारियम एक कार्यकारिणी समिति होती थी जिसमें 30 सदस्यों का चुनाव किया जाता था। याद रखेंगे। और 12-12 करके अलग सदस्यों को, किसी को उद्यान विभाग दिया जाता था तो किसी को सिंचाई विभाग दिया जाता था। तो ये चीजें हमने बताया था और इसमें उसी व्यक्ति का चुनाव होता था जिनके पास कम से कम 1.5 एकड़ की भूमि होती थी। याद रखेंगे। और उनका कार्यकाल 35 से 70 और जो व्यक्ति होते थे उनकी आयु कम से कम 35 और मिनिमम और मैक्सिमम 70 वर्ष की उम्र होनी चाहिए थी। तो पिछले वीडियो में उसे आप लोग देख लेंगे। तो सार्वजनिक भूमि पर तो जो पिछले 3 वर्षों से किसी भी समिति के सदस्य नहीं होते थे वही वारियम के सदस्य बनते थे तथा इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। सार्वजनिक भूमि पर महासभा का स्वामित्व तथा गांव के हित के लिए महासभा के द्वारा कर एकत्रण तथा यह कर राजकोष में इकट्ठा।
तो सार्वजनिक भूमि पर महासभा का स्वामित्व होता था और गांव के हित के लिए महासभा टैक्स वसूलते थे और उसे राजकोष में इकट्ठा करते थे, जमा करते थे। तो याद रखेंगे कि सार्वजनिक भूमि पर महासभा का स्वामित्व तथा गांव के हित के लिए महासभा द्वारा कर का एकत्रण तथा यह कर राजकोष में इकट्ठा होता था। चोलकालीन भूमि का उपज के अनुसार 12 कोटियों में विभाजन। तो चोलकालीन भूमि का विभाजन 12 कोटियों में किया गया था। किसके अनुसार? तो उपज के अनुसार। तो चोलकालीन भूमि का उपज के अनुसार 12 कोटियों में विभाजन किया गया था। अब्राह्मण वर्ग समाज से दूर और इसमें छूत और शूद्र कृषक अर्थात बेल्लाल थे। तो हमने बताया था कि चोलकालीन समाज 2 वर्गों में बटा था। एक ब्राह्मण वर्ग जो जिसमें केवल ब्राह्मण समुदाय के लोग आते थे, जिनका एक विशेष स्थान था समाज में, और दूसरे अब्राह्मण वर्ग। तो ब्राह्मणों को छोड़ के जितने सारे निचले वर्ग शूद्र समुदाय के लोग आते थे वे इस अब्राह्मण वर्ग में आते थे, जिन्हें छूत और शूद्र कृषक अर्थात बेल्लाल कहा जाता था। हमने बताया था कि जो कृषक होते थे, गरीब कृषक होते थे, शूद्र कृषक होते थे, उन्हें बेल्लाल कहा जाता था। यह संगम युग में हमने बताया था। तो अब्राह्मण वर्ग समाज से दूर और इसमें छूत और शूद्र कृषक अर्थात बेल्लाल आते थे। चोल काल के रथराज नामक नए वर्ग में उच्च वर्ग के पुरुषों का विवाह निम्न वर्ग की महिला से। तो हमने रथराज के बारे में बताया था कि यह जो रथराज था चोल काल में एक वर्ग था जिसमें उच्च वर्ग के पुरुषों का विवाह निम्न वर्ग की महिलाओं से होता था। तो चोल काल के रथराज नामक वर्ग में उच्च वर्ग के पुरुषों का विवाह निम्न वर्ग के महिलाओं से होता था। चोल काल में क्षत्रिय एवं वैश्य धर्म नहीं थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चोल काल में कौन कौन से धर्म नहीं थे। तो क्षत्रिय एवं वैश्य धर्म नहीं थे। चोल काल में वैदिक कर्मकांडों की चर्चा बहुत कम, केवल राजाधिराज प्रथम के लेखों में राजाधिराज प्रथम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ की चर्चा। तो हमने बताया था कि राजाधिराज प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो चोल काल में वैदिक कर्मकांडों की चर्चा बहुत ही कम देखने को मिलती है। केवल राजाधिराज प्रथम के द्वारा संपन्न कराया गया अश्वमेध यज्ञ की चर्चा मिलती है। याद रखेंगे कि उसके अभिलेखों में राजाधिराज प्रथम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई है। किसके? तो राजाधिराज प्रथम के अभिलेखों में। चोलकालीन मंदिर की विशेषताएं: वर्गाकार या ऊंचे विमान मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभों से निर्मित बृहद सदन आदि। तो चोलकालीन मंदिर की विशेषताएं थी कि वे उनका जो निचला हिस्सा होता था वह गोपुरम वर्गाकार होता था और उसमें ऊंचे विमान मंडप गोपुरम होते थे और कलापूर्ण स्तंभों से निर्मित बृहद सदन होते थे। तो चोलकालीन मंदिर की विशेषताएं क्या थी कि ये वर्गाकार होते थे या ऊंचे विमान मंडप गोपुरम होते थे, कलापूर्ण स्तंभों से निर्मित इनमें बृहद सदन होते थे। ईंटों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग चोल काल से आरंभ। इसका जीता जागता उदाहरण मामल्लपुरम एवं कांचीपुरम के मंदिर। तो हालांकि यह पल्लवों के अधीन था लेकिन कुछ हिस्सा तमिल में भी इसका था। तो ईंटों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग चोल काल से आरंभ होता है। इसका जीता जागता उदाहरण मामल्लपुरम और कांचीपुरम के मंदिर हैं। हालांकि पूरा जो पत्थरों का निर्माण था, पत्थरों को काट के वे पल्लवों में हमने देखा था। याद रखेंगे जिसकी राजधानी क्या थी? तो कांची थी। नाम्बी अंडार नाम्बी राजराज प्रथम एवं राजेंद्र प्रथम के समकालीन। तो हमने बताया था कि जिन्होंने शैव ग्रंथ का संकलन किया था, शैव धर्म का संकलन किया था, तो उनका नाम था
क्या? तो नाम्बी अंडार नाम्बी, वे राजेंद्र प्रथम और राजा राज प्रथम के समकालीन थे। अर्थात इन दोनों शासकों के समय ये नाम्बी अंडार नाम्बी राज दरबारी कवि थे। आचार्य परंपरा की शुरुआत रामानुज के द्वारा, जिनके द्वारा ब्रह्म सूत्र का भाष्य, श्री भाष्य की रचना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ चोल डायनेस्टी। दिस फैक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ दिस डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी। तो आचार्य परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो चोल वंश के सबसे महत्वपूर्ण वैष्णव आचार्य रामानुज ने जिन्होंने ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखा, ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखा, जिसका नाम क्या था? तो श्री भाष्य। याद रखेंगे कि आचार्य परंपरा की शुरुआत रामानुज के द्वारा की गई, जिनके द्वारा ब्रह्म सूत्र का भाष्य, श्री भाष्य की रचना की गई। याद रखेंगे। चोल नरेशों के द्वारा शैव संतों को ही अपना गुरु नियुक्त, तो चोल साम्राज्य नरेशों ने शैव संतों को अपना गुरु नियुक्त किया। याद रखेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो नयनार कहते हैं। तो चोल नरेशों ने शैव संतों को ही अपना गुरु नियुक्त किया। अलवार अर्थात वैष्णव संतों के पहले आचार्य कौन थे? तो नाथ मुनि थे। तो अलवार संतों के पहले आचार्य नाथ मुनि थे। याद रखेंगे, अर्थात वैष्णव संतों के पहले आचार्य नाथ मुनि थे। राजा के स्वामित्व वाला भूमि का बड़ा भाग क्या कहा जाता था? तो प्रभु मान्यम। याद रखेंगे। तो राजा के स्वामित्व वाला भूमि का बड़ा भाग, जो भूमि का बड़ा भाग राजा के स्वामित्व अर्थात राजा के अधीन होता था, उसे प्रभु मान्यम कहा जाता था। ब्राह्मणों को दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहा जाता था। तो ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी, दी गई होती थी, तो उसे क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मदेय कहा जाता था। तो ब्राह्मणों को दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहा जाता था। ब्राह्मणों की सामूहिक भूमि अग्रहार या फिर गणभोग्य कहा जाता था। तो ब्राह्मणों की सामूहिक भूमि, जितने सारे ब्राह्मण होते थे, तो उन सभी की सामूहिक भूमि क्या कही जाती थी? तो अग्रहार या फिर गणभोग्य। शैक्षिक प्रयोजनों हेतु भूमि साल भोग कहा जाता था, कि जो भूमि शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अर्थात जिस पर शिक्षा दी जाती थी, उसे साल भोग कहा जाता था। याद रखेंगे। तो शैक्षणिक प्रयोजनों की भूमि साल भोग कही जाती थी। व्यापारियों का संगठन वनंज कहा जाता था। इसके बारे में हमने बताया भी है कि जो व्यापारी होते थे उनका संगठन क्या कहा जाता था? तो उसे वनंज कहा जाता था। वनंज। चोल स्वर्ण सिक्के कलंजू कहे जाते थे। इसे कांसु भी कहा जाता था, हमने अभी कुछ देर पहले बताया था। तो चोल स्वर्ण सिक्के कलंजू कहे जाते थे, अर्थात चोल कालीन जो सोने के सिक्के होते थे उन्हें कांसु या कलंजू कहा जाता था। राजस्व विभाग की पंजिका, तो जो राजस्व विभाग की पंजिका अर्थात रजिस्टर होती थी, उसे वार्योपमक्कम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो राजस्व विभाग की पंजिका, चोल कालीन राजस्व विभाग की पंजिका अर्थात रजिस्टर वार्योत्मक पक कहा जाता था। याद रखेंगे, वार्योत्तम पक। राजस्व विभाग का छोटा अधिकारी क्या कहा जाता था? तो पटौले या मुग बेटी। तो राजस्व विभाग का जो टैक्स डिपार्टमेंट होता था, उसका सबसे छोटा जो अधिकारी होता था, उसे पटौले या मुग बेटी कहा जाता था। तो राजस्व विभाग का छोटा अधिकारी पटौले या मुग बेटी कहा जाता था। मंडलम का सरदार मुंडलाम डाली कहा जाता था। तो मंडलम का सरदार मुंडलाम डाली कहा जाता था। तो यह तो था आज का चोलकालीन समाज, राजनीति, प्रशासन, धर्म, शिक्षा, साहित्य, कला और संस्कृत का कुछ अंश। तो इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इसे समाप्त करेंगे। कुछ फैक्ट बच गए हैं और इसके बाद यह चोला डायनेस्टी जो एक बहुत बड़ा डायनेस्टी था, तो उसकी समाप्ति हो जाएगी।
तो हमने बताया था एक चीज कि गंगाईकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना किसने की थी, और साथ ही साथ राजराजेश्वर मंदिर का एक और नाम क्या था और उसकी लंबाई कितनी थी, तो इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक